चलिए, shall we begin? Yes. A very very good morning everyone. अरे बोलो ना गुड मॉर्निंग. दलिंद्रो झोप नाही झाली का? रात्री चॅटिंग थोडी कमी करा. नाही का? नशीब खराब आहे. चालतंय. चलिए तो जी सबसे पहले कितने लोग नए हैं यहां पर? ओके चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू पीपल. हाँ जी, माई नेम इज सर. ठीक आहे, नाव अवघड आहे माझं, सगळ्यांना जमणाऱ्यातलं नाहीये, तरी ज्याला जमलं त्याला ठीक आहे. ठीक है. सो आई विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स. ठीक, हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स जो आप पेपर लिखने वाले हो मई 2026. यस, मई 2026 में जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, यहां पर हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर 100 मार्क्स का होगा. कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस इनटू 1 मार्क ईच. 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा. बराबर. हमारा पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई साहब, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा. एंड खास बात एमसीक्यू की यह है कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी. ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इज द वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसका आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसका -0.25 होगा. मतलब जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब 1 मार्क कटेगा. ठीक है, कैलकुलेशन सिस्टम जो अपने टेस्ट वगैरह होंगी तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है मार्क्स का. अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उसके ना पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे ना नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे. इट वोंट बी काउंट, इट वोंट बी काउंटेड. तो मतलब जितने आपके आंसर्स करेक्ट है सिर्फ वो लिया जाएगा टोटल करके, जितने आपके गलत आंसर्स है उसको माइनस कर दिया जाएगा. ये मैं समझाऊंगा जब अपना टेस्ट होगा ना. तो टेस्ट होने के बाद जब हम पेपर चेक करेंगे, पेपर चेक करने के बाद आप अपने आप को खुद ही मार्किंग देना, जिससे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कैलकुलेशन होता कैसे है. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नया नहीं है, पुराना है, बट कॉन्सेप्ट इसमें सारे नए हैं. कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. तो इफ आई कंपेयर योर 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स विद सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, तो योर 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स इज नॉट इवन 10% ऑफ सीए फाउंडेशन सिलेबस. हमारे पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स, out of which 5 chapters are related to microeconomics, 5 chapters related to macroeconomics. वेटेज अगर आप पूछेंगे तो वेटेज में मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 50 to 55 मार्क्स आपका एमसीक्यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है, और ऑलमोस्ट 40 to 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके किस में से आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आएगा. राइट. तो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके लिए. वाई? रीजन नंबर 1, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में और अच्छे से समझना है. हियर वी आर नॉट गोइंग टू राइट द पेपर सब्जेक्टिव, जैसे कि हम 12th में या 11th में लिखते थे. वहां पर आप आंसर लर्न करके आ गए, एक्टिव पैसिव वॉइस में आंसर चिपका दिया, 4 लाइन का आंसर 8 लाइन कर दिया, मार्क्स मिल गए, जिंदाबाद. यहां पर नहीं चलेगा. ये एमसीक्यू बेस्ड है. प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे. जैसा का वैसा एमसीक्यू नहीं आएगा. मेरा बुक दूंगा मैं आपको, जिसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड टोटल 2500 एमसीक्यूज मैंने कवर किए हुए हैं. 2500 प्लस एमसीक्यूज है. इसके अलावा मॉड्यूल के भी एमसीक्यूज हम करेंगे. मॉड्यूल के एमसीक्यूज में भी हमारे पास अच्छे खासे एमसीक्यूज है, ऑलमोस्ट मोर देन 500-600 एमसीक्यूज ऐसे अपने पास रहेंगे हर चैप्टर के मिलाकर. उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एक एमक्यूपी इशू किया है. क्या इशू किया हुआ है? एमक्यूपी, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स. 10 एमक्यूपीज, 10 एमक्यूपीज यानी कि कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में, एक पेपर में 100 एमसीक्यूज, 10 पेपर में 1000 एमसीक्यूज. वो भी हमें करने हैं, क्लास में होंगे सारे. कोई भी ऐसा होमवर्क नहीं होगा आपको कि ये होमवर्क है, होमवर्क करके आओ. सारे के सारे एमसीक्यूज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. कळलं का सगळ्यांना? नक्की. यस. तो इकोनॉमिक्स
नंबर 2, व्हाई इज इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये सब्जेक्ट तय करेगा आप सीए इंटरमीडिएट में जाओगे कि नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि दिस सब्जेक्ट आइदर हेल्प यू इन स्कोरिंग द एग्रीगेट और कंप्लीटिंग द एग्रीगेट। बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोग पेपर अच्छे लिख के आ जाते हैं, बट पास इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में हो जाते हैं, बट एग्रीगेट नहीं हो पाता। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपने आपके सीनियर्स या आपके दोस्तों से पूछा होगा, अरे क्या हो गया पास, अरे फेल हो गया यार, 180 आया, अरे यार 185 आया, 190 आया, 195 आया, 200 पासिंग के लिए चाहिए, 190 195 पे अटक के फेल हो गए सर। तो ये नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इसीलिए इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू स्कोर। अगर आप ईमानदारी से, शिद्दत से, जो मैं बोलूं उतना अगर आप फॉलो करो, पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस रटा के दूंगा, गारंटी मेरी। सिलेबस पूरा चैप्टर रटाऊंगा मैं, पूरा चैप्टर रटेंगे हम। नंबर 1। नंबर 2, अगर जितना शिद्दत से मैंने बोला है वो अगर आप फॉलो करो इकोनॉमिक्स में, आई गारंटी यू कैन इजीली स्कोर 80+ इन इकोनॉमिक्स। एंड इफ यू स्कोर 80+ इन इकोनॉमिक्स और बाकी कोई भी सब्जेक्ट में 19-20 हो जाए, सर बेसिक 30 हमारी मैथ्स में है, तो मैथ्स में स्कोर कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैथ्स में इवन इफ वी स्कोर फॉर 45 to 50 मार्क्स, तो वो जो कम पढ़ने वाले मार्क्स है ना, उसका एग्रीगेट हमें इकोनॉमिक्स मदद करेगा। लॉ में शायद थोड़े से कम आ गए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, तो वहां पर आंसर अगर कम आ गया, क्वेश्चन मार्क्स कम आ गए, तो भी हम लोग, देखिए मैं किसी को सब्जेक्ट को ये नहीं कर रहा हूं, डिफेम नहीं कर रहा हूं, बट हर सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए ईजी है ऐसा नहीं है। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी के लिए ईजी है, हर किसी के लिए ईजी होगा इकोनॉमिक्स। द कंडीशन इज यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स जितना मजेदार सब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जबकि अगर उसका पढ़ने का तरीका अगर ऐसा हो कि हमें प्रैक्टिकलिटी समझे कि सर जो हमारे निजी जीवन में, जहां पर यूक्रेन और रशिया कहीं 7 समंदर पार लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपके घर में आने वाले आलू पर है, आपके घर में आने वाले प्याज पर है। वो इंपैक्ट अगर आपको समझ में आएगा ना, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने में और मजा आएगा, और मजा आएगा। ट्रम्प ताते तिकड़ा बसून काय कहते 145% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, 100% ड्यूटी लगा रहा है, उसका इंपैक्ट सर वो ड्यूटीज लगा रहे किस पे पता है क्या आपको? वो लगा रहे ड्यूटीज चाइना पर। किस पर? चाइना पर। उसका हमारा थोड़ा इंपैक्ट होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? जब से ट्रम्प ताते आए हैं तब से हमारा जो शेयर मार्केट है पूरा ठेला, पूरा ठेला, समझा क्या? तो वो ट्रम्प ताते की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है सर। बीएससी, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट डाउन चल रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सबके पीछे का कारण इकोनॉमिक्स है। क्यों है, कैसे है, हम धीरे 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 इन सब पजल्स को जोड़ते हुए जाएंगे और आपको यह समझ में आएगा कि मेजॉरिटी रीजन जहां पर वॉर हो रहे हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स है, जहां पर टेररिज्म है, जहां पर बहुत उन्नति हो रही है, जहां पे अंडर डेवलप्ड नेशंस है, इन सब का रीजन कहीं ना कहीं एक जो रूट कॉज है, दैट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। बट इतने हायर लेवल का नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमें सिखाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे 2 ब्रांचेस की हम स्टडी करेंगे सर। माइक्रो और मैक्रो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। सिर्फ इकोनॉमिक्स की अगर आपको स्टडी करनी है, यू कांट स्टडी ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स और ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ये है क्या। इसीलिए उसका इंपैक्ट समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक से आपके स्ट्रांग नहीं है। जो बेस फाउंडेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस समझने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वर्किंग या पूरे इकोनॉमी की वर्किंग समझने के लिए। समझ में आया? तो उसी हिसाब से हमारा सिलेबस बटा हुआ है टोटल 10 चैप्टर्स में बटे। 10 चैप्टर्स तो बोल रहा हूं, बट चैप्टर वाइज यूनिट्स भी होंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमारे 2 यूनिट है, चैप्टर नंबर 2 में हमारे 3 यूनिट है, चैप्टर नंबर 3 में 2 यूनिट है। तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स पे बढ़ते जाएंगे। यूनिट्स को काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि यूनिट्स अगर काउंट करूंगा तुम बोलेंगे एवढं कोण वाचणार आहे, जाऊ दे नको तिकडे जायला, वैसा बोलेंगे आप। इसीलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं चैप्टर्स बताऊंगा आपको सिर्फ। यस, नोटबुक है सबके पास? मुझे इकोनॉमिक्स के लिए गर्मा गर्म फ्रेश ताजा ताजा करारा नोटबुक चाहिए। कोई भी 11th स्टँडर्ड का नोटबुक लाया ना सर, 11वीची नोटबुक आहे तीच कॅरी फॉरवर्ड करता ना सर, ती पण फाडन, तुम्हाला पण फाडन, आता सांगतोय। नया नोटबुक चाहिए 200 पेजेस का, 200 पेजेस का नया नोटबुक चाहिए भैया, कल नया नोटबुक। ठीक है ना? तुमची राहू द्या, तुमची राहू द्या। ऐक ना, गौतम किंवा हर्षल असेल तर ना पाणी दे ना पाठवून, मला पाणी प्यायला। चलो शुरू करेंगे सीधे टॉपिक के साथ। इंट्रोडक्शन बाद में फिर कभी खेलेंगे।
मजे मजे में पूरा साल है अपने साथ, आपस में इंट्रोडक्शन करते करते नाम याद हो ही जाएंगे। मेरा तो नाम सबको याद हो ही गया होगा, बढ़िया है, नहीं भी हो तो याद कर लो, जरूरी है आपके लिए बहुत, ठीक है। यस, तो जी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, सिलेबस हमारा कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट। यस, पहले पेज पे आना, बिल्कुल पहले पेज पे। ये लिखवाने के पीछे का कारण है ताकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें ट्रैक रहना चाहिए कि हम कहां पर है और कितना पेंडिंग चल रहा है, कितना हुआ है। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पार्ट पे बटा हुआ है बेटा, एक है इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल ही पहला चैप्टर आ जाएगा आपके सामने, इंट्रोडक्शन। अगला चैप्टर होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई। अगला चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट, बिजनेस साइकिल। ये 5 टॉपिक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो बिजनेस साइकिल जो चैप्टर है, ये बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर वैसे तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट ये पार्ट एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। डन, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। ऐसे टोटल 10 चैप्टर्स है बेटा हमारे सिलेबस में। डन, तो जी सबसे पहली चीज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, इस सारा का सारा हम नोटबुक में लिखने वाले हैं, ठीक है। जो हम नोटबुक में लिखेंगे, इट वोंट बी इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, बट इट विल बी इन अ वेरी प्रिसाइज पॉइंटर फॉर्मेट एंड चार्ट फॉर्मेट, ताकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करने में, पूरा चैप्टर याद रखने में आसानी हो। नंबर 1। नंबर 2, मेरे क्लास में आपको लिखना कुछ नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए और स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, बस। लिखना नहीं है, जितना भी लिखना है उसका पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा, वहां से आपको घर बैठ के कॉपी करना है। कॉपी कितना करना है? पूरा चैप्टर कॉपी नहीं करना है, बताना मेरा काम है, करना नहीं करना आपका काम है। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा या जितने कॉन्सेप्ट क्लास में होंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट घर जाके आपको लिखना है, उतना ही। पूरा पीडीएफ चैप्टर का भेजूंगा मैं, बट पूरा पीडीएफ लिख के निकालेंगे क्या नोटबुक में? नहीं, मत लिखना। उसके पीछे का और एक कारण बताता हूं। पढ़ाते समय हो सकता है ये मैंने जो पहले वाले नोट्स लिखे हैं पिछले बैच में, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट वहां पर अगर कुछ मॉडिफिकेशन से कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा तो मैं वहां पर ऐड करके दूंगा आपको। तो आपको नोटबुक में घर जाके फिर वो मॉडिफाइड पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा उतना ही कॉन्सेप्ट आपको घर पर जाके नोटबुक में कॉपी करना है। एंड इट वोंट टेक मोर देन 15 to 20 minutes फॉर यू टू कंप्लीट दैट पार्ट इन योर एट योर होम एज अ होमवर्क।
15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, बट इतना याद रहे आपको डेली मेरे लिए स्पेसिफिकली सीए तेजस सर के नाम आपके पूरे 24 घंटों में से 30 मिनट मेरे नाम होने चाहिए, कंपल्सरीली मैंडेटरी है ये मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से सबको एक श्राप है, अगर मेरे लिए अगर आप डेली 30 मिनट डेडिकेट नहीं करोगे तो आप सबको आपके अटेम्प्ट की कसम है। तो 30 मिनट आपको मेरे लिए डेडिकेट करने ही पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, आई डोंट केयर। समझा क्या? तो देना ही पड़ेगा आपको मेरे लिए समय। 30 मिनट्स डेली, 30 मिनट्स, आई एम जस्ट आस्किंग 30 मिनट्स ऑफ 24 आवर्स। आप आपका मोबाइल में जाके स्क्रीन टाइम चेक कर लेना, वही 5 घंटा है, मैं उतना नहीं मांग रहा हूं, उसमें से आधा ही घंटा मांग रहा हूं, 30 मिनट मात्र। समझ में आ रहा है आपको? इतना समय दे दीजिए, आई विल गारंटी यू, मैं स्टैम्प पेपर पर गारंटी देने के लिए रेडी हूं। आप स्टैम्प पेपर लेके आइएगा, खर्चा आपका होगा, क्योंकि गारंटी आपको चाहिए। मैं गरीब आदमी हूं, हमारे क्लास में पूरे इंस्पायर एकेडमी में सबसे गरीब फैकल्टी मतलब तेजस सर, सबसे। सिर्फ 2,500 रुपये पगार आहे मेरा, 2,500 पण आता कमी झालेत, अकाउंट सुटलं ना, अकाउंट तर श्रीकांत सर घेणार। बघितलं का, बाबा नुसतं वर पडतोय, श्रीकांत बाबा नुसतं छापतोय पैसा, अपन गरीब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं अभी आप सिखाऊंगा आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गरीब कैसे गरीब होते जाते हैं, श्रीकांत सर जैसे अमीर लोग कैसे अमीर होते जाते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिखाऊंगा। मैं ठहरा गरीब आदमी, ठीक है ना, तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके 2,200 रुपए ऐसे कुछ 2,200 रुपए मेरा पगार है। चलिए लेट अस बिगिन, शुरू करें। आइए, मैं भी आपको सिर्फ पीडीएफ बताता हूं, आपको लिखना नहीं है। नवीन बाटली आणली, भरून आणली ना बोला पगारात ना 20 रुपये कट झाले। हाँ जी, हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, बट आपसे कई गुना अच्छी ही होगी, नो डाउट अबाउट, मुझे उतना पता है। बट आपके पास ऑप्शन नहीं है बेटे, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, टेंशन ना लो। यस, शैल वी बिगिन? यस। तो जी सर, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, बराबर। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज इकोनॉमिया और इकोनॉमस। इकोनॉमिया और इकोनॉमस। इको झोपली दादा नक्की, हे नाही करना मेरे क्लास में, बिल्कुल नहीं करना, नाही तर बिछाना आणून तिकडं आडवं करीन झोपायला। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिया, इकोनॉमिया या इकोनॉमस। अब मैं बोल रहा हूं इको, बट मैं जानबूझ के उसको ओइको ऐसे प्रोनाउंस करूंगा। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज इको, बट वी विल डेलिबरेटली कॉल एज ओइको। ओइको क्यों? क्योंकि उसका स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिया या इकोनॉमस बार बार आपको बोलूं ना, तो आपके दिमाग में शब्द इको ही घूमता रहेगा। तो ऑप्शन में कैसा होता है, जो एमसीक्यू पेपर में क्या होता है, एमसीक्यू पेपर है सर, आप समझो, हमारे पास जितने 4 ऑप्शंस आएंगे ये बीटीएस आर्मी की तरह है, सब सेम दिखते हैं, सिर्फ एक के बाल लाल है, एक का काला है, एक का पीला है, एक का नीला है, बस। एनी बीटीएस फैन इन द क्लास? पक्का ना? तो 2 ऑप्शन बेटे, अगर बीटीएस फैन होंगे तो या आप एडमिशन कैंसिल करेंगे या आप रोएंगे, ये दोनों में से एक चीज होंगी बेटे, ठीक है। तो जी अगर मैं बोलूं जैसे अभी बीटीएस आर्मी कैसे दिखती है, देखो, द इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ए, इकोनॉमिया, बी, इकोनॉमिया, सी, इकोनॉमिया, डी, इकोनॉमिया। समझा क्या? सभी को ही लग रहा है, सभी को ही लग रहा है, बराबर है। इसलिए हम जानबूझ के क्या पढ़ेंगे, ओइकोनोमिया या ओइकोनोमस। क्यों? द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, ओइको। समझ में आया कि सबको? ओइको, नोमिया और नोमस। नोमिया मींस रूल एंड नोमस मींस मैनेजमेंट। अब यहां पर ओइको का मतलब होता है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, इंडिविजुअल और, अब ये जो डेफिनेशन है ना,
इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। देखिए डेफिनेशन बता के खत्म करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, बट ऐसा डेफिनेशन क्यों है ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू अप्लाई इन एन इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड एज वेल एज टू अ होल नेशन। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इकोनॉमिक्स ये कैसे हमें इंडिविजुअली अप्लाई करता है प्लस हमारे नेशन को भी अप्लाई करता है। यस, आइए तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि आपकी 10th एग्जाम हो गई है और आप 10th पास हो गए हो। अज्यूम क्या करना, हो ही गए हैं, बराबर है। अब 10th एग्जाम होने के बाद आपको पता है स्कूल खत्म, दोस्त यार खत्म, यानी कि सब दोस्त खत्म, यानी कि दोस्त यार सब अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे ना। कोई साइंस करने जाएगा, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई आर्ट्स में भी जाएगा, कोई डिप्लोमा भी करेंगे, तो ऐसे भी होंगे, बराबर है। बट बात यह है सर, मुद्दे की बात यह है कि वापस फिर कभी हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे पता नहीं है। दोस्तों को मिलना चाहते हैं, प्लस अभी 10th की एग्जाम्स खत्म हुई थी, कितने समय से मेहनत कर रहे हैं सर। 10th की एग्जाम हुई है अभी हमारी, पिछले पूरे पूरे 1 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि पूरा 1 साल था पढ़ने के लिए, बट हमने पूरा 1 महीना मेहनत किया है सर। पूरा 1 महीना मेहनत करने के बाद अब हमें चाहिए थोड़ा सा रिलैक्स, वेकेशन मोड ऑन, स्टडी मोड ऑफ, ये कर दिया हमने। अब 10वीं खत्म हो गई, आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। क्या इच्छाएं प्रकट करना चाहोगे, प्रकट करो फटाफट एक एक। क्या करना चाहोगे आप? हा, काय ते फिरायला जायचंय कुठं? म्हणजे असं इथे सिंहगडला जायचंय का गोव्याला जायचंय? आउट ऑफ पुणे ट्रिप लिख दूंगा यहाँ पे, वेकेशन ट्रिप जैसा। और कुछ? पॉडी पॉडी हो रही है, पॉडी पॉडी म्हणजे काय? घरी चिप्स, रसना, केक नाही, मग पार्टी मतलब तुम्हारे लिए क्यों, कौन सी पार्टी? पूछ रहा हूं, तुम्हारा तो एज लिमिट भी नहीं बैठता ना, तो पार्टी क्लबिंग, दार और रूबा बनकर दिन का पार्टी, ठीक है। पार्टी मान के चलते कि सब लोग मिलकर जाएंगे, यहाँ पे रोहित कोल्ड कॉफी का कोल्ड कॉफी पियेंगे, बाजू में समोसा खा के घर आएंगे, पार्टी। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स? यार कितने बोरिंग लोग हो यार तुम लोग, शी। मन में इच्छा है कि नहीं? अरे अभी सोचो ना, तुम इतनी मेहनत करके एग्जाम्स देकर आए हो, क्या इच्छाएं हैं तुम्हारे मन में? मामाच्या गावाला जायचं, आजीच्या गावाला जायचं, ते नका सांगू, तिथं घरचे घेऊन जाणार तुम्हाला, बळबळ जावं लागणार आहे, जायचं नसेल तरी जावं लागणार आहे। क्या बोले? क्या बीच? अरे वो ट्रिप में आया ना, वो तुम पहाड़ चढ़ो या समंदर में डुबकी लगाओ, ट्रिप आया कि जहां जाना जाओ, वो ट्रिप में आ गया। और बस क्या? घूमने के लिए गाड़ी, गाड़ी? अरे वो तो घर में मम्मी डैडी किसी की उठा के लेके गए, राउंड मार के आ गए, खत्म हो गया काम। वो तो ऐसे 1 2 5 10 मिनट का काम है, ऐसे गए और आए। मम्मी धनिया लाना है, अभी लेके आता हूं, गए गाड़ी लेके धनिया लाने। धनिया म्हणजे कोथिंबीर। हाँ, अरे क्या बोरिंग लोग यार, तुम्हारे जीवन में कुछ है क्या? नहीं है सालों, क्या पूरा टाइम मोबाइल में गड़े पड़े रहते हो? हाँ, है कि नहीं इच्छा कुछ? क्या क्या? अरे मित्रांना भेटायचं, शॉपिंग करायचं, पिक्चरला जायचं, या सगळ्या गोष्टी नाहीये का तुमच्या आयुष्यात? का नुसतं घरी गेलं की बिछाण्यात घुसून मोबाईल, बाहेर आलं की परत परत बिछाण्यात घुसून मोबाईल, तेच आहे आयुष्य, दुसरं काहीच नाही जे आयला आमच्या। मोबाइल से निकलो बाहर यार, दुनिया बहुत सुंदर है, कुछ है कि नहीं? साला एग्जाम्पल फेल कर दिया तुम लोगों ने मेरा, बोरिंग लोग हो तुम लोग, शी। लेट्स चेंज द एग्जाम्पल। घर आहे? हा, कशाचं झाड? नारळाच्या झाडाचा दरवाजा कुठं असतोय यार, काय बोलतो आबा आबा? अरे नारळाचं झाड असं होईल ना रे दाद्या? ओके,
यस, लो बस। सर अभी घर लग रहा है ना? हाँ बस ठीक है। इस घर में हम दो, हमारे दो, ऐसा एक छोटा सा परिवार है, प्यारा सा, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपका भी घर है क्या? एग्जाम फेल होने के चांसेस कम है। नहीं तो कोई बोलेगा सर हम तो बहुत मेहनती लोग हैं सर, फुटपाथ पर रहते हैं, स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते हैं, ऐसी कहानी सुनाने वाले भी बहुत होते हैं। तो जस्ट कंफर्मिंग, ऐसे कोई है क्या? नहीं है। तो चलिए लेट अस डिस्कस व्हाट आर दी खर्चास इन योर हाउस। भाई ये तो पता होना चाहिए, इसका जवाब नहीं देगा ना हानेगा एक एक को, दगड़ आणून डोक्यात घालीन एक एकाच्या। बोलो। चलो रेंट के घर में रह रहे भाई साहब, बढ़िया। आगे लाइट बिल, राशन, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, शॉपिंग। शॉपिंग नको ना, शॉपिंग हर महीना थोड़ी करते हैं। ऐसे मंथली एक्सपेंस बताओ मुझे। शॉपिंग तरह का सर, मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मैं गरीब आदमी हूं, मैं सिर्फ दिवाली में शॉपिंग करता हूं। मेरा साल में एक बार शॉपिंग होता है, मैं 4 शर्ट 4 पॅन्ट आणतो, पूर्ण वर्ष तेच घालतो असे। हाँ वाईफाई, पेट्रोल। पेट्रोल के बजाय मैं ट्रैवलिंग बोलता हूं। तो अभी सबके घर में गाड़ी है नहीं है, सिर्फ मम्मी डैडी के पास गाड़ी है, वो पेट्रोल वो लोगों का खर्चा है, अपने को बस का खर्चा लगता है, ट्रेन मेट्रो का खर्चा लगता है, ट्रैवलिंग का खर्चा। और बोलो ईएमआई, आजकल के लोगों के जीवन का अविभाजनीय हिस्सा। टैक्स तो साल में एक बार भरेंगे ना अपन, मंथली एक्सपेंस की बात करें अपन, हर महीने खर्चा लगेगा अंदाजा। हा बाहेर खायला गेलं तर आठवड्यातनं एकदा किंवा 10 दिवसातनं एकदा जातोच आपण, बरोबर है। तो उसको फूड एंड एंटरटेनमेंट लिखू गया, मतलब कभी रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने, या किसी दिन मूवी देखकर आते थे खाना खा के आएंगे, ऐसा तो फूड एंड एंटरटेनमेंट दोनों आ गया। और रेगुलर एक्सपेंस में इतने काफी है, रेगुलर एक्सपेंस में इतना, मंथली एक्सपेंस में ये फिक्स है अपना, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, वाईफाई रिचार्ज में मोबाइल रिचार्ज भी लिख देते अपन, बराबर ना। क्योंकि वाईफाई से तो कॉलिंग नहीं होगा, क्योंकि वाईफाई घर पे है, तुम लोग यहां पर हो, बराबर है ना। तो रिचार्ज लगेगा, मोबाइल रिचार्ज। ती खिशात वाईफाई घेऊन फिरती काय? हो गया। अच्छा, और कुछ ऐसे खर्चे जो आपको पता है कि साल में 2-3 बार हो सकते हैं, 3-4 बार हो सकते हैं। भाई सब टैक्स बोल रहे थे। एक आध वेकेशन होता है क्या? एक आध वेकेशन होता है ना, कभी घूमने चले गए 4-5 दिन के लिए, कहीं ट्रिप पर चले गए आप, पूरा फैमिली चले गए। मेडिकल एक्सपेंस तो रेगुलर में आता है सर, मंथली कुछ ना कुछ रहता ही है। शॉपिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी सगळं आलं। और काय आलं? वैलेंटाइन, आफ्टर नॉनसेंस। और कुछ? एक घरात एक बिन बुलाए मेहमान जैसा खर्चा आता है, मालूम है क्या? अचानक से एक, कौन सा? हाँ हाँ, पाहुणे तर ठीक आहे रे, नाही रे, पाहुण्यांसारखा एक खर्च असतो जो अचानक येतो। किसी महीने में अचानक ऐसा वो बाथरूम का वो पाइप चोकअप हो गया है, कभी नल खराब हो गया है, कभी गीजर काम नहीं कर रहा है, कभी फ्रिज का दरवाजा काम नहीं कर रहा है, कभी दरवाजा चुई चुई आवाज कर रहा है। ये अलग अलग छोटे मोटे खर्चे जो बार बार चलते ही रहते हैं जीवन में। बस इतना इतना काफी है। अब ये 4 लोगों का छोटा मोटा प्यारा सा परिवार अगर हम कंसीडर करें,
तो इसमें इन भाई साहब की इनकम है, जहां पर ये जॉब करते हैं, जहां से इन्हें सैलरी मिलती है। ठीक है, मैडम हमारे हाउसवाइफ मान के चलते हैं। ठीक है, लेट अस, दैट इज नॉट होमवर्क, दैट इज हाउसवाइफ। हाँ होमवर्क, हाँ होमवर्क हाउसवाइफ, हाँ ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड राइमिंग। चलो, तो जी इनकम इतनी है। सवाल यह है, इनकम की अगर हम बात करेंगे, मेजरली बोल रहा हूं मैं, मेजरली मेजर पार्ट ऑफ आवर नेशन, मेजर पीपल, उनका इनकम फिक्स करे। हो सकता है कोई बिजनेसमैन है, उनके घर में ऐसा होगा कि किसी महीने में 5 लाख रुपए आ रहे, किसी महीने में 5 रुपए आ रहे। बट अगर 5 रुपए भी आ रहे, अगर बिजनेसमैन भी होंगे तो भी एक स्टेबल इनकम तो होगी ना, महीने के इतना तो घर पे लेकर आ रहे हैं डैडी, बराबर है क्या? तो कहीं ना कहीं क्या मैं बोल सकता हूं हमारी जो एक इनकम है ये फिक्स है या ना? अरे है या नहीं है? क्या एवरी मंथ के हमारी जो इनकम है ये पूरे के पूरे खर्चे पूरे कर सकती है? कर पा रही है क्या? खर्चा पूरा खर्चा कर पा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? ना, बराबर है। मतलब जितनी मेरी इनकम है, मेरे घर के सारे खर्चे मैं उठा नहीं सकता एक साथ। देखिए मंथली खर्चा जो है वो जरूरी है, लाइट बिल, घर का भाड़ा, राशन, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो उसमें 3-4 महीना उसमें जाता ही है। ये वाले कुछ ऐसे जरूरी खर्चे सर जो हर महीने करने ही पड़ते हैं। 2000 फिक्स्ड एक्सपेंस वो करना ही पड़ेगा सर, बराबर है। जिसके अलावा छोटे मोटे खर्चे कभी ना कभी कोई ना कोई अलग अलग खर्चे आते हैं। कभी वेकेशन पर जा रहे हैं, कभी फैमिली फंक्शन है, फैमिली फंक्शन में खर्चा होने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे होने वाले हैं सर। कहीं ना कहीं लगातार बार बार छोटे मोटे खर्चे आते जाते रहते हैं। अब ये जो खर्चे आते जाते रहते हैं या छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ये सब इकट्ठे कर दूं तो ये मेरी इनकम कम पड़ेगी सर। बोलो हाँ या ना? कम पड़ती है इनकम मेरी? जी हाँ। तो यहां पर अब हमारे घर में मम्मी का रोल आ जाता है। मम्मी का रोल है, विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिटेड इनकम, विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिटेड इनकम, शी इज ट्राइंग टू मैनेज दीज अनलिमिटेड एक्सपेंसेस। मुझे एक बात बोले, जो खर्चे हमने लिखे हैं, आर दीज एग्जॉस्टिव? इतने ही खर्चे हैं या इससे ज्यादा और कुछ हो सकते हैं? हो भी सकते हैं सर, नया खर्चा कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कभी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कभी कोई घर में प्रोग्राम हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कुछ भी नया खर्चा आ सकता है सर। तो इसका मतलब यहां पर तो हम लोग ईएमआई वगैरह कंसीडर कर रहे हैं। कभी नई गाड़ी खरीदना है, कभी नया मिक्सर खरीदना है, कुकर खरीदना है, फ्रिज खराब हो गया तो फ्रिज खरीदना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन खरीदना है, टीवी खरीद, कुछ ना कुछ खर्चे आते ही रहते हैं सर। ये रुकने का नाम नहीं लेते। क्यों चाहिए हमें ये फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, डिश वॉशर, सोफा, ये सब चीजें क्यों चाहिए सर हमें? वांट है हमारी, वांट है। हम हमारा जीवन कंफर्टफुल बनाना चाहते हैं। लग्जरियस तो बात की बात है सर, बहुत दूर की बात है। फिलहाल कंफर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नेसेसिटी आ जाती है सर। सबसे पहले तो सर पापी पेट का सवाल है। राशन तो हर महीने लगेगा सर, लगेगा ही लगेगा सर। घर चाहिए, छत चाहिए सर, सिर ढकने के लिए, पेट भरने के लिए अनाज चाहिए सर, और शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए सर। द बेसिक नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटी है सर। इसके अलावा थोड़ा सा एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, टू इंक्रीज अ बेटर और टू गेट अ स्टैंडर्ड, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें कुछ साधनों की जरूरत है। साधन जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी, सोफा, बेड। वैसे तो लोग जमीन पर भी सो सकते हैं, एक चटाई बिछाई, एक चद्दर ओढ़ा, सो गए सर। बट कंफर्ट चाहिए सर। तो घर में एक बढ़िया सा क्वीन साइज, किंग साइज बेड हो, एक हाथ मस्त बढ़िया सा कूलर या एसी वगैरह हो, जीवन सफल सर, मजा आ जाए सर। थोड़ा सा कंफर्ट में जीना है। जीना है मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे ही नहीं जीना है सर, थोड़ा सा कंफर्ट तो चाहिए सर। जिसके चलते हमारे वांट्स बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपकी इनकम है, आपने आपके घर में ऐसे एक छोटा सा टेबल फैन है, ऐसे बटन दाब लेके गुर्र गुर्र फिरते हवा देते, पर अभी इनकम बढ़ गई है सर, तो मैंने टेबल फैन निकाल के फेंका है, ऊपर सीलिंग फैन लगाया है, बराबर है। मजा, अब मस्त हवा आ रही है सर, पूरे रूम में हवा आ रही है। अब मेरी इनकम और बढ़ गई सर। फैन है, रहने दो, एक कूलर लगवाएंगे, घर में कूलर आएगा। देखो कूलर आ गया, हवा कम दे रहा है थोड़ा सा, कूलर आ गया सर घर में, मजा आ रही है, ठंडा ठंडा पानी। पर दिक्कत ये है सर, गर्म हवा मारता है ससुरा,
ठंडा हवा मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी भरना पड़ेगा और रात में इसे फ्रिज में प्लेट रखने पड़ेंगे बर्फ के, फिर रात को प्लेट निकालो, वो बर्फ डालो उसके अंदर, फिर ठंडा हवा देगा। बट अभी इनकम बढ़ने वाली है अगले महीने, हाँ निकालो कूलर, लगाओ एसी। अब एसी लगेगा सर, अब एक बटन पर रूम ठंडा होगा, एक क्लिक पर रूम ठंडा होगा। हम कंफर्ट लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, वांट बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जीवन गुजर रहा है वैसे वैसे हमारे खर्चे, हमारे वांट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अनलिमिटेड खर्चे हैं सर, अनलिमिटेड वांट्स। क्या बोला मैंने? अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि सर बेसिक चीज इकोनॉमिक्स में बताई गई है, ह्यूमन वांट्स आर, बिकॉज मनुष्य इज अ हावरा प्राणी। मनुष्य एक हावरा प्राणी है, जितना दो कम है, जितना दो कम है। पहले रेंट के घर में रहते थे, छोटे से झोपड़े में रहते थे, 1 रूम किचन में। अब बोले नहीं, अब मेरा इनकम बढ़ गया, मेरे को 1 BHK चाहिए, 1 रूम किचन तो एटलीस्ट चाहिए, फिर 1 BHK चाहिए, अब 2 BHK तो चाहिए, अब मेरे को मेरा खुद का आइसोलेटेड बंगलो चाहिए, अब मेरा बंगलो के साथ मुझे पार्किंग स्पेस भी चाहिए, अब मुझे पार्किंग स्पेस के साथ मुझे गार्डन एरिया भी चाहिए, अब मैं अपने टेरेस पे हेलीपैड वाला बिठाऊंगा, वहां के बाद हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करेगा, मैं गाड़ी में नहीं घूमेगा। पैसा बढ़ता जाएगा तो मनुष्य के वांट्स रुकने वाले हैं क्या? मतलब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं मनुष्य एक हावरा प्राणी है, जीवन भर उसके वांट्स खत्म होने वाले नहीं है सर, बराबर है ना? तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट टू सैटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की चर्चा अभी नहीं करेंगे, अभी के लिए फिलहाल ऐसे मान के चलते, एक पर्टिकुलर घर में उनकी जो इनकम है, जितना पैसा इनकम के माध्यम से आ रहा है वो उनका रिसोर्स है, वो क्या है? बट उस लिमिटेड पैसों की मदद से हमें इतने सारे अनलिमिटेड खर्चे पूरे करने हैं सर। तो इन अनलिमिटेड खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे सर? एडजस्टमेंट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं सर जो अभी नहीं हो सकते। आपने घर जाके मम्मी को, मम्मी नया मोबाइल लेने का, अभी नहीं, रुक जा, 2 महीने बाद लेंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी को मालूम है अभी 2 महीने सर खर्च से कुछ दूसरे खर्च होने वाले हैं, तो आपके मोबाइल के लिए थोड़ा सा सेविंग होगा, फिर बाद में लेंगे, बराबर है? कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो जरूरी खर्चे होंगे, वो अभी करने जरूरी है सर। राशन भरना जरूरी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लाइट बिल भरना जरूरी है, रेंट भरना जरूरी है। कुछ ऐसे खर्चे सर जो जरूरी है, ये करने ही पड़ेंगे, बट कुछ खर्चे ऐसे जो टाल सकते हैं। अब मेरा शॉपिंग करना है, मम्मी ने बोला रुक जाओ, 2 महीने में दिवाली आने ही वाली है, बोनस का पैसा आएगा, तब चलेंगे शॉपिंग के लिए, तब लेंगे मोबाइल फोन, डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी चल रहे होंगे अलग अलग मॉल में, अलग अलग शॉप में, अलग अलग स्टोर्स में, तब ले लेंगे सर। तो यहां पर क्या हो रहा है सर? वी आर ट्राइंग टू मैनेज आर लिमिटेड फंड्स टू मीट आर अनलिमिटेड एक्सपेंसेस। यहां पर इन शॉर्ट अगर आपको मैं सरल भाषा में बोलूं, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजिंग योर फंड्स, मैनेजिंग योर, थोड़ा सा टेक्निकली हायर लेवल पर जाता हूं, कहता हूं इट इज नॉट अबाउट मैनेजिंग फंड्स। मैनेजिंग फंड्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज मैनेजिंग योर रिसोर्सेस, मैनेजिंग योर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को मैनेज करने की बात चल रही है। किसको मैनेज करने की बात चल रही है? रिसोर्सेस की मैनेज करने की बात चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे नेशन लेवल पर। एक देश है, देश की सरकार है, देश की सरकार एक प्रकार से उस पूरे देश को हम एक परिवार मानेंगे, उस देश की सरकार को हम उस परिवार का मुखिया मानेंगे, और उस मुखिया का काम है कि देश में जितने देशवासी है, यानी कि जितने हमारे फैमिली मेंबर्स है, सबको एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज मिले, एटलीस्ट सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लिविंग थोड़ा बेहतर हो, सबको रोटी कपड़ा मकान तो एटलीस्ट मिले, ये 3 बेसिक चीजें तो मिले। उसके अलावा उनको सुविधाएं देना, जैसे रास्ता, पानी, बिजली, ये सारी चीजें सुविधाएं देना उनका काम है, बराबर है? अच्छा जी, ये सब फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या फ्री में बनेगा क्या सर? पैसा लगता है क्या बनाने के लिए? पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं सर। रिसोर्सेज आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, रोड बनाने के लिए आपको पत्थर, ईंट, सीमेंट, ये सारी चीजें लगेगी, ये कहां से लाओगे? नेचर से लाएंगे सर, नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल जो नेचर आपके देश में अवेलेबल है, दैट इज योर नेचुरल रिसोर्स, बराबर है? जैसे अभी गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, कतार वगैरह, यहां पर इनका मेजर नेचुरल रिसोर्स है ऑयल, बराबर है? ये तो बनाते नहीं है ना ऑयल,
ऑयल बना रहे हैं क्या वो लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर ने उनको प्रोवाइड किया, तो वो एक वन ऑफ द रिसोर्स है सर, वन ऑफ द रिसोर्स है। वैसे हमारे देश में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल डिपॉजिट्स है, जंगल है जहां पे वुड वगैरह मिलता है, अलग अलग चीजें मिलती है, अनाज मिलता है, एग्रीकल्चर जिससे हमें अनाज मिलता है। जिसके अलावा हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे नेचर से कुछ ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाकर प्रोसेस करके आपको सुविधाएं दे रहे हैं। अरे पेड़ पे के शर्ट उगते हैं क्या? पेड़ पे पैंट उगते हैं क्या? नहीं सर, कॉटन उगाया जाता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं, सिल्क उगाया जाता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज है सर हमारे, ये सारे क्या है? अब इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने का पैसा लगता है क्या? वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट करना है, वुल को कॉटन में, कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट करने का पैसा लगता है। रॉ मटेरियल जितना भी हमें जंगल से वगैरह जो भी चीजें मिल रही है, अनाज उग रहा है, गेहूं जा रहा है, गेहूं जाके खेत में डायरेक्ट मुंह मार रहे हैं क्या? नहीं, गेहूं निकलेगा, वहां से साफ सफाई होगी, उसका आटा बनेगा, आटा बनने के बाद चपाती बनेगा, उसके बाद हम कंज्यूम कर रहे हैं सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लंबा है। इन सब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में पैसा लगता है क्या? मतलब सर सरकार को अगर बिजली प्रोवाइड करनी है, रास्ते प्रोवाइड करना है, डैम प्रोवाइड करना है, फ्लाईओवर प्रोवाइड करना है, मेट्रो प्रोवाइड करना है, रेलवे प्रोवाइड करना है, एयरपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए पैसा लगेगा क्या? तो मतलब ये सारे गवर्नमेंट के खर्चे है क्या? गवर्नमेंट की इनकम क्या है? टैक्स। तो जी हमारे देश में जनता कितनी है? 144 करोड़ जनता है सर हमारे देश की, बराबर बराबर है। पॉपुलेशन, आज इंडिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन इंडिया। 144 करोड़ जनता, अगेन जो 144 करोड़ जनता है हमारे पास, दिस इज आवर ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, जिसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल जल्द ही बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। सही ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज होना जरूरी है सर। अब 144 करोड़ जनता यानी कि सरकार का परिवार कितना? 144 करोड़ लोगों का परिवार। अब इन 144 करोड़ लोगों के परिवार में, अब जैसे मान लीजिए एक परिवार अगर हम कंसीडर करें, बुजुर्ग मां बाप है, 2 बेटे हैं, दोनों की बीवियां है, बहू है, दोनों के घर में 2 बहुएं हैं घर में, बट घर में चलाने वाले लोग कितने हैं? 2 लोग होंगे, शायद दोनों भाई कमा रहे होंगे, बट बाकी के 6 मेंबर घर में बैठ के खा रहे क्या? घर में बैठ के खा रहे। इसका यह मतलब नहीं है कि घर में बैठ के खा रहे हैं, लिटरली घर के काम कर रहे हैं, बट इनकम सोर्स जनरेट करने का, इनकम जनरेट करने का काम कितनों का है? 2 लोगों का है। मतलब ये 2 लोगों की इनकम पे पूरा 6 लोगों का परिवार चल रहा है। बोलो हां या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट उस टैक्स की मदद से 144 करोड़ जनता की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, उनके वांट्स फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तो गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स भी आना चाहिए। कितने प्रतिशत लोग हमारे देश में टैक्स भरते हैं? इनकम टैक्स कितना लगता है दीदी आपको? 60, 70, 10, 15, 2.5। ओनली 7% ऑफ पीपल पे इनकम टैक्सेस। 7%, 7% लोग टैक्स भरते हैं। कितना परसेंट? 7% लोग टैक्स भरते हैं। मतलब आप ये समझो 100 लोगों के परिवार में सिर्फ 7 लोग कमाने वाले हैं। बर्डन समझ रहे हो आप? 60% तो टैक्स कहां मिलता है बेटे मालूम है? डेवलप्ड नेशंस, यूएस यूके जैसे कंट्रीज में, वहां पर 60% लोग टैक्स भर रहे हैं, 50 to 60%। बट हमारे जैसे देश में डेवलपिंग नेशन है, सिर्फ 7% लोग, 7% ऑफ द पीपल पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी नहीं, जीएसटी का हिसाब अलग है। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। सिर्फ और सिर्फ 7% लोग, मतलब इन 7% लोगों से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी मदद से 144 करोड़ जनता की मदद करनी है। पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आगे हम समझेंगे। सिर्फ टैक्स के ऊपर हम निर्भर नहीं है, हमारा देश, हमारा सरकार सिर्फ उसके ऊपर निर्भर नहीं है। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मुद्दे की बात यह है कि इनकम गवर्नमेंट के पास जितनी जनरेट हो रही है, गवर्नमेंट के पास खर्चे करने के लिए उतने ज्यादा मुद्दे हैं सर। बराबर है? हर स्टेट की अपनी एक प्रॉब्लम है, हर स्टेट में अलग दिक्कत है सर। दिल्ली जैसी सिटीज में वहां पे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। पुणे, महाराष्ट्र की कुछ सिटीज, पुणे, मुंबई जैसी सिटीज में ओवर क्राउडिंग, ओवर बर्डन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन बढ़ रहा है सर। ये प्रॉब्लम है सर। किसी पर्टिकुलर स्टेट में कहीं पे दंगे हो रहे हैं, कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उधर डिफेंस का प्रॉब्लम है सर। कहीं पर नेचुरल कैलामिटीज का प्रॉब्लम है सर। दुनिया भर के प्रॉब्लम से पूरे देश के, सारे देश के एक एक स्टेट अगर हम कंसिडर करते चले, एक एक सिटी कंसिडर करते चले, इतनी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए अपरंपार पैसा, जो कि उनके पास नहीं है। अगेन इट कम्स टू द पॉइंट टू मैनेज, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ 1956 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वहां से जब हमने पूरा जो हमारा जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है पूरा सेट कर लिया,
जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, ये तीनों पॉलिसी सेट करने के बाद, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, बॉडीज बनाने के बाद, तब एक आया एक कमीशन जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का काम था हमारे देश की तरक्की पे ध्यान देना। जहां पर आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, 5 ईयर प्लान बनाती थी वो प्लानिंग कमीशन। हर 5 साल का एक प्लान बनाया जाता था, हर 5 साल में एक प्लान बनाया जाता था। उन 5 साल के प्लान में प्रायोरिटीज सेट की जाती थी। भाई पहले सबसे पहले 5 साल हमने फोकस किया एग्रीकल्चर पर, हमने फोकस किया पॉवर्टी पर। गरीबी थी सर हमारे देश में, पॉवर्टी से उभरना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी। दूसरा, हमें ये अनाज नहीं था सर खाने के लिए, एग्रीकल्चर समृद्ध देश होने के बावजूद हमारे पास अनाज नहीं था। जहां पे जो हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आके पूरे देश में देशवासियों को अपील किया था कि भाई साहब, पूरे देशवासी एक कसम खाएंगे कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास करेंगे। 1 दिन का उपवास, अगर पूरी जनता 1 दिन का उपवास करेगी तो उतना अनाज कम कंज्यूम होगा, उतना अनाज कम कंज्यूम होगा तो उतना हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। जितना कम इंपोर्ट होगा उतने हमारे खर्चे कम होंगे। समझ रहे हो आप लोग? इंपैक्ट इतना बड़ा है सर। हमारे एक के उपवास करने से क्या होने वाला है? जब एक आदमी बोलेगा मैं उपवास करूंगा, ऐसा पूरी जनता, पूरा देश उपवास करेगी हफ्ते में 1 बार, उतना कम अनाज कंज्यूम होगा। तो उन समय पे उनकी प्रायोरिटीज अलग थी। प्रायोरिटीज बाद में बदलती गई। अब प्लानिंग कमीशन इज नो मोर। प्लानिंग कमीशन को खारिज कर दिया गया है और नया कमीशन आ गया उसकी जगह पे, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। और वो कंटिन्यूअस बेसिस पर प्लानिंग एंड रिव्यू का ध्यान दे रही है। I hope you got the concept of economics and background of economics. तो in short, economics is management of funds और management of resources अगर हम कहेंगे तो। क्यों? क्योंकि the resources available with us, with each and every person, each and every city, each and every state, each and every country in this world faces this problem that they have limited resources. They have, अरे दुबई जैसी जगहों पर तेल बहुत ज्यादा है बट पानी की कमी है। समझ में आ रहा है? हमारे जैसे देश में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है बट टेक्नोलॉजी की कमी है। समझ में आ रहा है? हर देश के पास कोई ना कोई ऐसा रिसोर्स है जो नहीं है या कम है या बहुत कम मात्रा में है। तो सुसमृद्ध देश विद अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज ऐसा कोई कंट्री नहीं है। पूरा दुनिया ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया फेस कर रही है सर, जिसके कारण जन्म लेता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल चर्चा समझने के लिए आपको आना पड़ेगा कल फिर से इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह। सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।